तो हेलो गाइज, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी। तो लगाइए हेडफोन और मजा लीजिए आज की स्टोरी का। आज की हमारी यह कहानी हमें राहुल जी ने भेजी है, तो थैंक यू सो मच राहुल। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए अपनी पहली कहानी पर। तो साथ ही कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यदि आपके पास भी कुछ ऐसी घटनाएँ हैं और आप हमें यदि भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके अपनी कहानियाँ भेज दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो यह घटना मेरे चाचा चाची के साथ सिकंदराबाद में घटी थी और वह साल था 2015। तो हुआ यूँ कि 2014 में मेरे चाचा की शादी होती है और शादी के 1 साल के बाद यानी 2015 के यही मार्च महीने में मेरे चाचा की सरकारी नौकरी लग जाती है रेलवे में। तो सरकारी नौकरी लगने के बाद मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी थी कि चलो घर में किसी का तो सरकारी नौकरी लगा। लेकिन मैं अपने दादी के बारे में बता दूं कि मेरी दादी के ख्यालात मेरे चाची के प्रति नौकरी लगने से पहले कुछ और ही था। तो चाचा के नौकरी लगने के पहले मेरी चाची के पैर को मेरी दादी अपने घर में अशुभ माना करती थी। उनके हिसाब से मेरी चाची जब से हमारे घर में शादी करके आई थी, मेरे चाचा का काम में कोई मन नहीं लगता और ना ही उनकी कहीं नौकरी लग रही थी। और मेरी दादी इन सब का कारण मेरी चाची को ठहराती थी। और जैसे ही मेरे चाचा की नौकरी लग गई, अब मेरी दादी के ख्यालात मेरे चाचे के प्रति बिल्कुल उल्टा हो चुकी थी। वही बहू के पैर अब उनके घर में शुभ दिखने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, यह तो अपना अपना लक होता है। हर छोटी कारणों की वजह किसी औरत पर थोप देना यह उचित बात नहीं होती। लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसी औरतें या फिर पुरुष होते हैं जो आज भी ऐसी सोच रखते हुए चले आते हैं। तो खैर, अब घर में सब कुछ ठीक हो चुका था और दादी की नज़रिया भी अब मेरे चाची के प्रति बिल्कुल बदल चुकी थी। चाची भी अब खुशी खुशी घर में रहने लगी और चाचा नौकरी करने के लिए सिकंदराबाद निकल गए। लेकिन अफसोस की बात कि 3 से 4 महीने के बाद ही मेरे चाचा की तबीयत ख़राब हो जाती और वहाँ बहुत से दवा खाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती और फिर वे छुट्टी लेकर राजस्थान लौट आते हैं। तो यहाँ आने के बाद जब उनका चेकअप होता है तो पता चलता है उनको मलेरिया है और शायद इसी कारण उनके शरीर में खून की कमी हो गई है। तो फिर क्या था, शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है और उनका इलाज चलता है और भगवान की दया से कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत में सुधार भी आ जाती है और बिल्कुल वे ठीक हो जाते हैं। फिर क्या था, कुछ दिन रहने के बाद वे फिर सिकंदराबाद जाने के लिए तैयारियाँ करने लगते हैं। लेकिन इस बार उनका मिजाज बदला था और वे अपने साथ चाची को भी सिकंदराबाद ले जाने के लिए तैयार थे। अब चूँकि ऐसा था कि घर में भी मेरी दादा दादी की सेवा करने के लिए मेरे पापा मम्मी थे। पापा भी यहाँ गांव में रहकर खेती बाड़ी कर ही देते थे, तो घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो मेरी दादी मेरे चाचा के साथ मेरे चाची को भी भेज दी और चाचा चाची यही सिकंदराबाद के लिए निकल गए। लेकिन चाचा गाँव से जैसे ही चाची को लेकर सिकंदराबाद के लिए जाते हैं और जब वे सिकंदराबाद पहुँचते हैं, सरकारी क्वार्टर में 2 से 3 दिनों के रहने के बाद वे स्टेशन से यही 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर शहर में एक नया घर ले लेते हैं। तो जब चाचा चाची उस घर में पहुंचते हैं तो घर तो दिखने में अच्छा ही था, लेकिन बाहर से दिखने में ही अच्छा था और अंदर से मेरी चाची बताती है कि वह घर पुराना था। जैसे उस घर के रूम में जो दरवाजे होते हैं, वे तो गाँव में रहने वाले लोग ये जानते होंगे कि गाँव के कच्चे मकानों में जो दरवाजे और खिड़कियाँ लगी होती है वे आज के ज़माने के नहीं होते, वे अलग ही दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे ही दरवाजे और खिड़कियाँ उस मकान के अंदर भी लगे हुए थे और वो अंदर से काफ़ी पुराना लग रहा था। खैर, इससे क्या, हमें तो रहने से मतलब था, तो चाचा चाची मान गए। लेकिन चाची यहाँ एक अजीब बात यह नोटिस करती है कि उस पूरे मकान में हम ही रहने वाले हैं, इसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता था। यहाँ तक वह मकान मालिक भी उस घर में नहीं रहता था। तो मैं आपको बता दूं कि वह मकान 2 मंजिल का था और चाचा चाची दूसरी मंजिल पर रहते थे और नीचे का जो मंजिल था वो बिल्कुल खाली रहता था। हालांकि इन्हीं सब कारणों से और सस्ते दामों में मकान मिल जाना, वह भी शहर में, यह मेरी चाची को रास नहीं आता था। वे समझ चुकी थी कि इस मकान में कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतना बड़ा घर होते हुए भी आखिर कोई दूसरा घर लेकर क्यों रहेगा। चाची इस बारे में मेरे चाचा से भी बातें की, लेकिन मेरे चाचा उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वे बोले कि शायद नया घर है और बहुत दिनों से पुराना पड़ा था, तो इसीलिए लोग यहाँ रहने नहीं आते होंगे और कुछ ऐसा बात नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब ठीक है। खैर, चाचा चाची रहने लगे और
लेकिन उस मकान में 5 से 6 दिन रहने के बाद ही एक ऐसी घटना घट जाती है जिस पर विश्वास करना वाकई काफ़ी मुश्किल होता है। तो हुआ यूँ कि उस शाम मेरे चाचा नाइट ड्यूटी के कारण अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। शाम का वक्त था, रात हो चुका था, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और चाची इतने बड़े मकान में अकेली बैठी थी और उस शाम लाइट भी चली गई थी। हाँ, शायद तेज़ बारिश के कारण उस शाम लाइट चली गई हो या कुछ और बात हो। तो चाची उस रात अपने बालकनी में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। तो अभी बैठे हुए 3 से 4 मिनट ही बीते थे कि तभी उनके कमरे से किसी लड़के की तेज़ रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो चाची जब उस शाम उस लड़के की रोने की आवाज़ सुनी, वे काफ़ी ज़्यादा डर गई। तो चाची उस शाम उस लड़के की आवाज़ सुनकर इतना डर गई कि वहीं बैठे हुए बार बार यही सोच रहे थे कि मेरे रूम में हमारे सिवा तो यहाँ कोई नहीं रहता, फिर मेरे कमरे में यह लड़का कैसे आ सकता है और वह क्यों रो रहा है। उस रात मन में बुरे ख्याल आने की वजह से मेरी चाची की धड़कनें तेज हो चली थी। लेकिन तभी कुछ ही देर के बाद वह आवाज़ें आना बंद हो गई और पूरा माहौल शांत हो गया। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी कि चाची अभी बैठकर यही सोच रही थी। लेकिन तभी कुछ ही देर के बाद वह रोने की आवाज़ें आना बंद हो गई और चाची वहीं बैठकर इस सब घटनाओं के बारे में सोच ही रही थी और बाहर तेज़ बारिश हो रही थी कि तभी फिर से कुछ देर के बाद उनके रूम से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। तो वह गिरने की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। तो चाची उसी समय बालकनी से उठी और अपने मोबाइल की रोशनी में दौड़ते हुए अपने कमरे में गई। तो जब उस समय अपने कमरे में गई तो देखी उनके रूम में रखी हुई टीवी नीचे फर्श पर गिरी थी। तो उस टीवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे उठाकर नीचे फर्श पर पटक दिया हो। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस घटना को देखकर उस समय मेरे चाची के हाथ पांव फूलने लगे थे। वे बार बार यही सोचती कि आखिर मेरे घर में यह कौन है जो आज ऐसी हरकतें कर रहा है। वे समझ गई कि यह जरूर कोई बुरी बला है। वे उसी समय बालकनी में गई और मेरे चाचा को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस शाम मेरे चाचा का फ़ोन भी नहीं लगा। लेकिन उस शाम इन सब घटनाओं को देखकर मेरी चाची को यह तो समझ में आ ही गया कि हमारे घर में ज़रूर कोई बुरी शक्ति है और वही इन सब घटनाओं को अंजाम दे रही है। तो मेरी चाची उस शाम इन सब घटनाओं को देखकर उस बालकनी से दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल से सीढ़ियों की सहायता से नीचे की मंजिल पर आकर खड़ी हो गई। और तभी कुछ ही देर के बाद लाइट आ गई और उस लाइट की रोशनी में नीचे की मंजिल से उस रात उन्होंने जो देखा उसे देखकर आज भी वे सहम जाती है। तो उन्होंने देखा कि दूसरी मंजिल पर ठीक उनके रूम के सामने ही एक लड़का वहाँ खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। तो ऐसा लग रहा था वह कोई जिंदा लाश हो। उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। वह मेरे चाची की ओर ही घूर रहा था। तो उस शाम उस लड़के को देखकर मेरी चाची इतना डर गई थी कि वह वहीं रोने लगी और उसी समय दौड़ते हुए बारिश में ही उस घर से बाहर निकल गई। और उस रात मेरी चाची इतना डर गई थी कि वे पूरी रात घर के बाहर ही बिताई। खैर दूसरी सुबह जैसे ही मेरे चाचा अपनी ड्यूटी से आए और चाची इन सब घटनाओं को मेरे चाचा को बताए, तो फिर भी उस सुबह मेरे चाचा मेरी चाची की बातों पर विश्वास नहीं किए और वे बोले यह तुम्हारा वहम है, इस घर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह बात शायद मेरे चाचा नहीं जानते थे कि आने वाले समय में कुछ ऐसी ही घटनाएं मेरे चाचा के साथ भी घटने वाली है। तो इस घटना के ठीक 5 दिनों के बाद एक शाम मेरे चाचा घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के बाद वे दूसरे कमरे में जाकर किसी से बात करने लगे। वे बात करने में इतना मशगूल हो गए कि लगभग 1 घंटे तक वे फ़ोन पर लगे रहे। तो उस समय मेरी चाची अपने रूम में लेटी हुई थी कि तभी मेरे चाचा को ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों कंधों पर किसी ने पीछे से आकर हाथ रखे हो। तो उस समय मेरे चाचा सोचे कि यह मेरी पत्नी होगी और उसी ने पीछे से आकर मेरे कंधों पर हाथ रखे हो। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब मेरी चाची की आवाज़ उनके कमरे से आई और उस आवाज़ को मेरे चाचा सुने, वे उसी समय उठकर खड़े हो गए। और उस समय मेरे चाचा उस रूम में जो देखे उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उन्हें भी यह पूरा विश्वास हो चुका था कि इस घर में ज़रूर कुछ है। वे देखे कि 15 से 16 साल का एक लड़का है जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और गुस्से से मेरे चाचा को देख रहा था। चाचा उस रात जैसे ही उसे देखे वे दौड़ते हुए चाची के पास आ गए और उसी वक्त मेरे चाची को लेकर घर के बाहर आ गए। लेकिन वह लड़का यहीं रुकने वाला नहीं था। चाचा चाची उस शाम जैसे ही घर के बाहर आए और फिर दूसरे मंजिल पर जैसे ही देखे, वह लड़का दूसरे मंजिल पर अभी भी खड़ा था और देखते देखते उस दीवार में समा गया और फिर ना जाने वह कहाँ चला गया।
इस घटना को देखकर मेरे चाचा चाची दूसरे सुबह ही उस घर को छोड़कर उसी सरकारी क्वार्टर में आ गए और वहीं अपने सामान को शिफ्ट करके वहीं रहने लगे। फिर उनके साथ ऐसी फिर घटनाएं नहीं घटी और अपने ज़िंदगी में वे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन इसके ठीक 3 महीने के बाद ही मेरी चाची गांव पर आ गई और फिर मेरे चाचा अकेले ही उस सरकारी क्वार्टर में रहने लगे और आज भी मेरे चाचा उसी सरकारी क्वार्टर में अकेले ही रहते हैं। लेकिन आज तक फिर वह लड़का उन्हें कभी नहीं दिखा। हाँ, शायद उस घर में ही कुछ कमी थी और वह लड़का ना जाने कौन था और उस घर में अकेला क्यों भटकता था, इस बात का तो कभी नहीं पता चल सका। लेकिन वह घर काफ़ी डरावना था और वहाँ शायद रहना ठीक नहीं था। हाँ, वो तो भगवान का शुक्र है कि इतने दिनों तक उस घर में रहने के बाद भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और शायद इसके बाद वहाँ रहने पर मेरे चाचा चाची के साथ और कुछ भी हो सकता था। वे ठीक किए जो दूसरे सुबह ही उस घर को छोड़कर उसी सरकारी क्वार्टर में आ गए, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। साथ ही आपके पास भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो और आप हमें यदि शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। और तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।